नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। रात के 9 बज चुके हैं और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ है। दूतावास इमारत से करीब 150 मीटर की दूरी पर शुक्रवार शाम को करीब 5 बजे ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। ब्लास्ट से आसपास खड़ी 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस ब्लास्ट को लेकर इसलिए भी चिंता बढ़ गई क्योंकि आज ही भारत इजरायल के कूटनीतिक रिश्तों की 29वीं सालगिरह है। इससे पहले फरवरी 2012 में भी इजरायली दूतावास की एक कार को निशाना बनाया गया था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देश के सभी एयरपोर्ट, महत्वपूर्ण स्थानों, सरकारी इमारतों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली की सीमा पर आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोग अपनी आवाजाही के लिए आंदोलन वाली सड़क को खाली करने की मांग को लेकर वहां पहुंचे, जिसके बाद दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। इस झड़प और खींचतान में एक SHO भी घायल हुए। दोनों तरफ के लोग अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं। इस दौरान किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने विरोधी दल के नेताओं से भी मुलाकात की। विपक्षी दलों ने सहयोग देने का भरोसा दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार से निशाना साधते हुए किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। तो दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें कि आज दिल्ली की सीमा पर आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की स्थिति निर्मित हुई थी। स्थानीय लोग आने जाने के लिए आंदोलन वाली सड़क को खाली करने की मांग को लेकर वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों तरफ से जहां नारेबाजी हुई, वहीं इस झड़प और खींचतान में SHO के घायल होने की भी सूचना है। दोनों तरफ के लोग हालांकि अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात हैं। इस दौरान किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने विरोधी दल के नेताओं से भी मुलाकात की है। बता दें कि विपक्षी दलों ने सहयोग देने का भरोसा दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरे करने की बात कही है। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि आंदोलन यहां रुकेगा। ये आंदोलन, मैं बता रहा हूं, ये आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा। इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मियाद आज खत्म हो गई। हालांकि लक्ष्य से 3 दिन पहले ही 91 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की गई। धान की खरीदी बंद किए जाने पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। इसके साथ ही खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग भी की। तो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई तिथि बढ़ाई जाएगी। कृषि मंत्री के इस ऐलान के बाद साफ हो गया कि अब छत्तीसगढ़ में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं की जाएगी। सरकार की दलील है कि उसने तय तारीख से 3 दिन पहले ही लक्ष्य से ज्यादा यानी 91 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी कर ली है। हालांकि कृषि मंत्री ने ये जरूर कहा कि केंद्र से धान का कोटा बढ़ाए जाने पर हम किसानों से अतिरिक्त धान खरीदने पर विचार करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर FCI में प्रदेश के चावल का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। FCI के द्वारा लेने की जो बात कही है, उसमें अगर केंद्र की सहमति मिल जाती है तो किसानों का जो शेष और पंजीकृत किसानों का जो धान है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। तो रकबा भी बढ़ा है, किसान भी बढ़े हैं, तो छत्तीसगढ़ में कृषि है वो लाभ का धंधा हो गया है। भाजपा ने धान खरीदी बंद किए जाने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। भाजपा ने कहा कि अगर सरकार की नीयत अच्छी है तो वे पंजीकृत किसानों का धान खरीदें। तो कम से कम 1 महीना नहीं तो 15 दिन बढ़ाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टियां और गैप रहा और वरदाने की वजह से इतनी दिक्कत आई है कि किसान परेशान रहा है। जितने पंजीयन हुआ है न तो उन किसानों के 15 कुंटल के हिसाब से खरीदी हुई है। जिन किसानों का बात आई है
अभी भी 1 लाख से ऊपर किसान ऐसे हैं जिनके धान की खरीदी नहीं हुई है। इधर सरकार के धान खरीदी बंद करने के ऐलान के साथ ही धमतरी और गरियाबंद समेत कई जगह किसान और उनके साथ भाजपाई सड़क पर उतर गए। उन्होंने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। नागबेल के ग्रामीण 45 किलोमीटर पदयात्रा कर गरियाबंद कलेक्ट्रेट पहुंचे और गिरदावरी में गलतियों की वजह से धान नहीं बेच पाने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन है कि धान खरीदी की तिथि को बढ़ाया जाए ताकि किसानों को कोई असुविधा या कोई परेशानी ना हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक के नेतृत्व में यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से कि जो आज धान खरीदी का अंतिम दिन है तो उसको समय सीमा बढ़ाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। इस समय उम्मीद जगह था कि हम लोगों का धान सही दाम में बिकेगा, लेकिन उम्मीद नहीं है कि आप सही किसान का धान बिकेगा। इनकी मांगे हैं जैसे 1 ग्राम रहे हैं तो 1 ग्राम में वन अधिकार का पट्टा जो प्राप्त हुआ है उस पे किसान का पंजीयन नहीं हुआ है, ऐसा अभिवेदन तहसीलदार एसडीएम को दिए हैं, फिर भी सकारात्मक पहल नहीं हुआ ऐसा मुझे अवगत कराए हैं। धान खरीदी भले ही बंद हो गई हो, लेकिन सरकार के सामने अब भी चुनौतियां बाकी हैं। पर्याप्त बारदाना न होने की वजह से वो खरीदी केंद्रों से संग्रहण केंद्र और मिलर तक धान नहीं पहुंचा पा रहे। वहीं उसे किसान न्याय योजना की चौथी किश्त और इस बार की खरीदी के बाद पहली किश्त भी देनी है। इन सब के बीच अगर एफसीआई में चावल का कोटा नहीं बढ़ता तो राज्य को 2500 करोड़ का नुकसान भी उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम का अचानक से मिजाज बदल गया है। कई शहरों में बारिश के बाद ठंड बढ़ चुकी है तो कहीं खरीदी केंद्रों में रखे धान को नुकसान भी पहुंचा है। 10 शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेमेतरा में जहां गरज चमक के साथ बारिश के चलते पारा लुढ़क गया है तो वहीं जांजगीर में धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखा हुआ लाखों का धान खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पेंड्रा में बारिश के चलते खुले में रखा हजारों क्विंटल धान भीगा है। इधर लोरमी में भी बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है तो वहीं धान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम में ठंड घुल गई है। वहीं राजधानी रायपुर के भी बारिश के बाद मौसम बदल चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत से आ रही नमी के चलते मौसम में ये बदलाव हुआ है। कल तक छत्तीसगढ़ के कई शहरों में बादल रहने की संभावना भी है। देश में लाखों लोगों की श्रद्धा से जुड़े राम मंदिर के निर्माण के लिए वीएचपी, आरएसएस समेत कई संगठन चंदे के जरिए राशि जुटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 14 जनवरी से समर्पण राशि जुटाने का अभियान जारी है। इसी बीच भूपेश सरकार चंदा अभियान पर सवाल उठाते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को एक पत्र लिखा है और पूछा है कि चंदे के लिए कौन कौन अधिकृत है, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि धन संग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। अगर गड़बड़ी हुई है तो सरकार कार्रवाई करे, जबरन भ्रम न फैलाए। जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता, तो आपने किसको अधिकृत किया है तो जनता को भी पता हो जाए, सरकार को भी पता हो जाए, तो जो गलत करेंगे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी। जाहिर है मुख्यमंत्री के इस बयान पर बवाल मचना तय था। हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को पत्र लिखकर राम मंदिर के लिए चंदा वसूलने वालों की लिस्ट मांगी तो विपक्ष ने फौरन कांग्रेस के राम विरोधी होने के आरोप को ताजा कर दिया। दरअसल राम मंदिर के चंदे पर सवाल जवाब का ये सिलसिला बिलासपुर में एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद शुरू हुआ। महिला पर कथित आरोप है कि वो फर्जी रसीद छपवाकर राम मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा वसूल रही थी। मामला सामने आया तो राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने चंदे के नाम पर अवैध वसूली और फर्जीवाड़े का जिक्र करते हुए चंपत राय को पत्र लिखकर पूछा कि छत्तीसगढ़ में सहयोग राशि को जमा करने के लिए कौन कौन अधिकृत है, इसकी जानकारी दी जाए ताकि मंदिर निर्माण के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर लगाम कसी जा सके। राम मंदिर के चंदे पर राज्य सरकार से सवाल पूछने पर विपक्ष ने कांग्रेस के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों का काम केवल भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का, इसके सिवा उनके पास में कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको ये डर है कि लोगों की जो आस्था भगवान श्री राम के प्रति है, इससे कांग्रेस विचलित हो रही है। सैलाब उमड़ के आ रहा है, गांव गांव में इतनी रैलियां, प्रभात फेरियां चल रही हैं, पूरे 19,600 गांव तक लोग लग गए हैं।
तो इनको इसी में तकलीफ हो रही है कि इतना बड़ा जन जागरण कैसे हो गया। भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप उसके समर्थन में हैं या आप उसके विरोध में हैं? आप इस बात को डिक्लेयर करिए। वो इस प्रकार की कार्यवाही करके, और मुझे लगता है कि प्रभु राम भगवान के धाम के निर्माण में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जाकिर नाइक जैसा आदमी 50 लाख देता है, जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहा था, दंगे की योजना बना रहा था, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था। कांग्रेस इस चंदा के बारे में क्या कहना चाहेगी? छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बताए, आप छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। इससे पहले गुरुवार को एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे चंपत राय ने भी तंज कसते हुए कहा था कि क्या कांग्रेस ने कभी 14,000 करोड़ रुपए एक साथ देखे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस पर बोलने का अधिकार चंपत राय को नहीं है। साथ ही चौबे ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा कि चंदे का धंधा करने वाले लोग आज तक अरबों रुपए का हिसाब नहीं दे पाए। आज से 20 साल पहले भी चंदे का धंधे करने वाले लोगों ने अरबों रुपया कहाँ किया, इसका किसी को हिसाब नहीं है। कोई कहता है बजरंग दल वसूल रहा है, कोई कहता है विश्व हिंदू परिषद वसूल रहा है, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि के नाम से वसूल रहा है। इनकी निधि किस मद में जाने वाली है, इसकी जानकारी तो जनता को होनी चाहिए ना। राम मंदिर के चंदे को लेकर सूबे में शुरू हुई सियासी महाभारत के बीच कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने 1,11,000 रुपए की राशि दान में दी। वहीं 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठन के कार्यकर्ता सभी वर्गों तक पहुंचकर समर्पण राशि जुटा रहे हैं। जाहिर है राम मंदिर का मुद्दा जनता की भावनाओं से जुड़ा है और ऐसे में सियासी दल इसी जन भावना में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इन हालात में चंदे पर शुरू हुआ ये संग्राम जल्द थमेगा, इसके आसार कम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिलासपुर की दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने के लिए केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से निकट भविष्य में लागू होने वाली उड़ान योजना में बिलासपुर की महानगरों के साथ RCS कनेक्टिविटी की सुविधा देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विमानन मंत्री को लिखा है कि बिलासपुर एयरपोर्ट को हाल ही में 3C VFR श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। राज्य सरकार RCS कनेक्टिविटी के तहत बिलासपुर से दोनों महानगरों के लिए सीधी और अलग अलग चरणों में उड़ान के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य सरकार बिलासपुर के महानगरों से एयर कनेक्टिविटी के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगी। वहीं राज्य सरकार ने अब तक बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 21 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी को लेकर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी DM अवस्थी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में बस्तर रेंज के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं बैठक में आदिवासियों के खिलाफ कुल कितने प्रकरण हैं और इनमें कितने व्यक्ति शामिल हैं, इसकी समीक्षा की गई। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी बनाया गया जो हर महीने डीजीपी को रिपोर्ट देंगे। प्रकरणों के ट्रायल में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा। अगले महीने डीजीपी सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ इसी मुद्दे को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदिवासियों के खिलाफ प्रकरण वापस लेने के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने अपने स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब आदिवासियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की समीक्षा कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। पूरे कुल कितने प्रकरण हैं और कितने व्यक्ति हैं उनकी समीक्षा की गई और अभियान चलाकर ट्रायल को जल्दी समाप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि उनका न्याय मिल सके। और इसके साथ साथ उसमें जो दिक्कतें आती हैं ट्रायल्स में, कई बार मुलजिम पेशी नहीं हो पाती है, कई बार और भी कारण होते हैं, कहीं पे वकील की समस्या हो, वो सबको जिम्मेवारी दी गई है। और आपको बड़ी खबर बता दें, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन इस साल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्रों को इस साल परीक्षाएं नहीं देनी होगी। असेसमेंट के आधार पर जनरल प्रमोशन छात्र छात्राओं का किया जाएगा। आपको बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। असेसमेंट कर पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है। कोरोना की वजह से इस साल सत्र की सारी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हुई है, कक्षाएं नहीं लगी और इसी को लेकर संशय बना हुआ था कि किस तरह से फाइनल एग्जाम्स होंगे। अब इसे लेकर
आदेश जारी किया जा चुका है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है कि पहली से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन मिलेगा। वहीं शाला स्तर पर 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं होंगी। तो पिछले साल भी कोरोना के संक्रमण के चलते बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया था और इस साल भी पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों का जनरल प्रमोशन होगा। बता दें, वहीं लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, कोरोना की वजह से इस सत्र में कक्षाएं नहीं लगी, पूरी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन माध्यम से हुई और इसे लेकर संशय भी बना हुआ था कि फाइनल एग्जाम्स किस तरीके से होंगे और अब यह आदेश जारी किया जा चुका है कि पहली से 8वीं तक की परीक्षाएं बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। हालांकि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं जरूर होंगी, उसे लेकर किस तरीके के निर्देश हैं? बिल्कुल, ये आदेश जारी कर दिया गया है और माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा पहले 9वीं और 11वीं के लिए आदेश जारी किया गया है कि परीक्षाएं शाला स्तर पर होंगी, जैसे कि पहले होती आई हैं समान परिस्थितियों में, उसी तरीके से होंगी। सारा प्रबंधन स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा। स्कूल को ही मूल्यांकन करना होगा, स्कूल को ही परिणाम घोषित करने होंगे और साथ ही कब एग्जाम लेना है और किन किन गाइडलाइंस का पालन करना है, कैसे एग्जाम लेना है, तमाम जो तैयारियां हैं वो स्कूल के द्वारा की जाएंगी। इसके अलावा जो 8वीं से पहली से लेकर 8वीं तक की जो परीक्षाएं थी उस पर भी लगातार पालकों की नजर बनी हुई थी। सरकार ने इसको लेकर भी शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है कि अब ये एग्जाम नहीं होंगे, जो असेसमेंट है उनके बेस पे बच्चों को पास कर दिया जाएगा। इसमें यह भी लिखा गया है निर्देश में कि वैसे भी सरकार के द्वारा हमेशा से ही बच्चों के पहली से लेकर 8वीं तक बच्चों के नतीजे जो भी आए, परीक्षा के परिणाम जो भी हों, उन्हें वैसे भी पास कर ही दिया जाता है और इसी को आधार बनाते हुए इसे जनरल प्रमोशन नहीं कहा गया है, लेकिन उसी तरीके से बच्चों को पास कर दिया गया और उन्हें आगे की कक्षाओं में बढ़ा दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि शिक्षा में स्थानीय बोली भाषा की प्राथमिकता हो और इसके लिए शिक्षा नीति में प्रावधान भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक ऐसी खबर आई है जो बोली भाषा की मर्यादा को तार-तार करने वाली है। कांकेर के अधीश्वर नर्सिंग होम की प्रिंसिपल पर यह आरोप है कि वो स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ी बोलने से मना करती है और ये धमकी देती है कि अगर कोई स्टूडेंट छत्तीसगढ़ी बोलते हुए सुना गया तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल उनसे कंपाउंड की सफाई भी करवाती हैं, गिट्टी पत्थर उठवाती हैं और इन्हीं सब शिकायतों को लेकर 17 सूत्रीय मांगों के साथ सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स कलेक्टर के पास पहुंचे। मामले में जिम्मेदारों ने छत्तीसगढ़ी बोलने पर रोक लगाने की शिकायत पर नाराजगी जताई और कार्रवाई की बात कही है। आवेदन में जो है छत्तीसगढ़ी बोली को लेकर हमारे कॉलेज में मोस्टली मतलब बहुत ज्यादातर मात्रा में लोग छत्तीसगढ़ के हैं। उन लोग अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग अपना भाषा बोलते हैं। अपना भाषा बोलने तक के लिए मना कर दिए। यहाँ पे लोगों को बोलती है तुम भाषा बोलते दिखोगे मैं उठा के फेंकवा दूंगी। कॉल करने से ऐसा कॉल में बात करते अपने घर वालों से बात कर रहे हैं तो तुम क्यों बात कर रहे हो? बच्चे अपने आपस में बात करते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं क्योंकि उनका लैंग्वेज और पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम में होता है उनका सब चीज़। और पेरेंट्स से बात करने के लिए मैंने मना नहीं किया क्योंकि पेरेंट्स यहाँ के तो कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी भी नहीं आता है, तो मैं ऐसे बता नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद अपने पेरेंट्स से अपने मदर टंग में बात करती हूँ, तो मैं उनको तो नहीं रोकूंगी इस चीज़ के लिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए फर्जी रसीद छपवाकर अपने निजी अकाउंट में राशि जमा कराने वाली महिला की अग्रिम जमानत जिला कोर्ट बिलासपुर ने खारिज कर दी है। बता दें कि इस वक्त देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा संग्रह किया जा रहा है। बिलासपुर के भारतीय नगर में रहने वाली महिला उषा आफले फर्जी रसीद छपवाकर अपने अकाउंट में राशि जमा करवा रही थी। इसकी जानकारी श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ललित माखीजा को सोशल मीडिया के जरिए मिली, जिसके बाद डॉक्टर माखीजा ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने महिला उषा आफले के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शिकायत दर्ज होते ही महिला वहां से फरार हो गई, लेकिन उसने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उषा आफले करके उनके द्वारा फर्जी रसीद छपवा लिया है और लोगों को उस पर राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा दान देने के लिए वो फेसबुक और व्हाट्सएप में डाली हुई है। साथ में वो उनके द्वारा खाते नंबर भी दिया गया है और गूगल पे भी दिया गया है। 420-419 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।